हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट कक्षा 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। ये चैप्टर एक कंप्लीट यूनिट का एक तिहाई पार्ट है। एक यूनिट है एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, उसके अंदर तीन टॉपिक हैं, या कहें तीन चैप्टर हैं। एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम या फिर मल्टीप्लायर, और एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, जो कि आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। 14 से 16 नंबर इस पूरी यूनिट में से आते हैं, और इसको करने के लिए तीनों चैप्टर सीक्वेंस से पढ़े होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज सीक्वेंस नंबर 1 का दिन है, चैप्टर नंबर 1 का। तो कमेंट में लगा दो अपनी अटेंडेंस, और चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बालको, अगर अब तक आप लोगों ने हमारी नोट्स की बुक नहीं ली है तो जाके ले लेना। आपको बहुत आसान पड़ेगा मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी को खत्म करना। और जिन्होंने ले ली है, पेज नंबर 51 खोल लो। एडिशनल बेनिफिट तो मिल ही रहा है तुमको, इसको देखो और नोट्स को देखो। चलो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं जनाब, ये एग्रीगेट डिमांड एडी, इसका मतलब क्या होता है? देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब कंबाइन डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ ऑल द गुड एंड सर्विसेज, सारे सामानों की। क्या बोला मैंने? एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब जितने भी सेक्टर है, अपने तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन तीनों में जितना भी सामान है, उन सब की वैल्यू को जोड़ने वाला, उन सब की वैल्यू को अगर जोड़ दें, उतनी डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एक बात याद रखना कि जिस एग्रीगेट डिमांड को हम यहां पढ़ रहे हैं, वो एक प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। कैसी है? प्लान्ड। इस प्लान्ड को एक्सेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेंट। एक्सेंट शब्द है जिसका मतलब हो गया प्लान्ड। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक साल के अंदर एक इकोनॉमी, हमारी भारत इकोनॉमी, कितनी डिमांड कर सकती है। किस चीज की? हर प्रकार के गुड्स की। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों में मिला के जितने भी फाइनल गुड है, उसकी कितनी डिमांड हो सकती है। ध्यान रखें, प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है भाई। अभी तो हम अंदाजा लगाने की यार कितनी हो सकती है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। फर्ज कीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक 10 रुपए का बिस्कुट बिस्कुट ले रहा हूं। तो मैंने वो 10 रुपए के बिस्किट की डिमांड करी, दुकानदार के पास गया, ला भाई मेरे को बिस्किट दे, और मैंने उसको 10 रुपए दिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इस बिस्किट की डिमांड की है? और क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि इस बिस्किट को खरीदने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर किया है? हाँ या ना? मैंने इस बिस्किट को खरीदने के लिए 10 रुपए का एक्सपेंडिचर किया है। तो सिंपल भाषा में मतलब यह है कि जितनी हमारी इकोनॉमी में रहने वाले लोग डिमांड करेंगे, तो वो डिमांड कैसे करेंगे? खर्चा करके। मैं एक फोन ले रहा हूं, तो मैंने फोन की डिमांड करी, कैसे करी? पैसे दिए और फोन ले लिया। तो एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसको लिख लेना। एग्रीगेट डिमांड बोले या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर खर्चा बोले, ये दोनों एक ही बराबर है, और ये बताती है कि एक साल के अंदर पूरी इकोनॉमी कितने पैसे की डिमांड कर रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि सर, ये पता करने की जरूरत क्या है? देखो, बहुत आसान है। ये पता करने की जरूरत इसलिए है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपके घर में 4 मेहमान आने वाले, और चारों की डाइट अमूमन 2 रोटी 3 रोटी के बराबर है। तो आप अपनी माताजी को क्या बोलोगे? भैया 10-12 रोटी बना के रख लेना, हो जाएगा काम। तो एक्स्ट्रा बना लो, 14 बना के रख लेना, हो जाएगा काम। तो यानी अगर आपको पहले से डिमांड का पता लग जाएगा, तो आप उसके बेसिस पे सप्लाई दे सकते हैं। इकोनॉमी इसी तरीके से काम करती है। हम पहले से अंदाजा लगा रहे हैं यार कितनी मांग हो सकती है, उसके हिसाब से प्रोड्यूसर्स को बोला भैया सामान बनाओ या बनाना कम करो। समझ में आ गया? पहले डिमांड पढ़ेंगे, फिर सप्लाई भी इसी चैप्टर का पार्ट है। चलो, डिमांड में बात करें तो एग्रीगेट डिमांड जो है, ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। कितने कंपोनेंट? 4 चीजें हैं जो डिमांड के अंदर आती है। सिंपल भाषा में बोले तो सर, हम डिमांड कैसे कैसे कर सकते हैं? तो सर, हम डिमांड करते हैं खाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सी। सिंपल भाषा में बोले तो, सिंपल क्या, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब हम लोग, फाइनल मतलब फाइनल गुड्स पे कंज्यूम करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो वो खर्चा जो हम करते हैं कुछ भी चीज खरीदने के लिए, दाल रोटी चावल पानी, ये सब खरीदने के लिए जो खर्चा किया, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर सी के नाम से डिनोट किया जाता है। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है, वो आती है आई, यानी कि
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया गया है। समझ गए? तीसरा, और कौन खर्चा करता है सर? और कौन मांग करता है? सर हमारी सरकार है, वो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। तो तीसरा हो गया जी, जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा हो गया एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं जिसको मिलाकर हम बता सकते हैं कि भारत में कितनी डिमांड होने वाली है। पहले ये अंदाजा लगाओ कि घरवासी, घर में रहने वाले लोग जो है, बेसिकली जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो कितनी डिमांड करेंगे, वो कितना कंज्यूम कर सकते हैं, वो लिखा। इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी डिमांड होती है, फॉरेन बॉन्ड्स में लगा दिया, इंडिया किसी बॉन्ड में या गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया, शेयर्स में लगा दिया, कितनी डिमांड हो सकती है। उसके अलावा सरकार की क्या प्लान और पॉलिसी है, सरकार कितने पैसे की मांग कर रही है। और चौथा, एक्सपोर्ट हमें कितना करना है या इंपोर्ट कितना लेना है। इन चारों को जोड़ देंगे, यानी एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो बन जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, ये चारों चीजों से बनता तो है एग्रीगेट डिमांड, पर अगर आपको थोड़ा सा एक सा भी याद हो, तो मैंने और बाकी सभी टीचरों ने भी आपको बताया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते समय हम पढ़ रहे थे टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे थे? टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि इस ऐसी इकोनॉमी जिसमें सरकार एग्जिस्ट नहीं करती, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर बाकी दुनिया भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो यहां पर जिस एग्रीगेट डिमांड से आपको अभी प्रेजेंटली इस चैप्टर में ताल्लुकात रखना है, मतलब रखना है, वो होगी एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड मतलब वो इकोनॉमी जिसमें सरकार नहीं है, वो इकोनॉमी जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई भी बातें नहीं है। यानी कि हमारे इस एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले में, अरे ये क्या हुआ, ये दो चीजें जिनको मैंने पीला किया है, ये अभी आपको 12वीं के अंदर नहीं पढ़नी है। यानी इन क्लास 12th योर एग्रीगेट डिमांड कंप्राइजेस ऑफ ओनली टू थिंग्स। एग्रीगेट डिमांड में बस दो ही चीजें आ रही होंगी आपके, कौन कौन सी? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, वेयर सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, कंज्यूम कितना करने के लिए हम मांग रहे हैं, एंड आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्या यहां तक सबको मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ जी। अरे ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट, समझ गए? सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई आपको पढ़ना है। अब सर इसमें एक चीज समझो, देखो क्या इसके बाद अपन टेबल वेबल देखेंगे, पर जो ये आई है ना, ये कुछ ऐसा खेल करने वाला है जो आपको आगे जाके कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं पहले आपको इस आई के बारे में बताता हूं। आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और अगर आप और मैं सिंपल भाषा में पूछे तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट। नए एसेट पे किया गया खर्चा, नए एसेट पे किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये तो अपन सबको पता है। इन्वेस्टमेंट बेटा दो प्रकार की होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, अपन को तो एक ही पता है, हाँ भैया पैसा कमाने के लिए कर दिया। इकोनॉमी के नजरिए से, भारत देश के नजरिए से सोचे तो दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसको आप और मैं जानते हैं, यानी पैसे पड़े हैं लगा दो, और आ गए और लगा दो, और आ गए और लगा दो। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके प्रॉफिट पे किया जाता है। आपको उम्मीद है कि यहां से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो आप ज्यादा पैसा लगा दो। आपकी कमाई बढ़ गई तो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, चार्ट कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं वो बताते सर मेरे को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है। यार डायग्राम में कैसे प्रॉब्लम आती है? देखो मेरे को इस तरह, ये मैंने बनाया इनकम और ये मैंने बना दिया इन्वेस्टमेंट। तो अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा मानना है कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, बढ़ना मतलब इस तरफ जाना, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। भाई आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, 2,000 रुपए शेयर मार्केट में लगा रहे हो, मैं कहूं आप 1 लाख कमा रहे हो, तो अब ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए 15,000 रुपए लगाओगे। 10 लाख कमा रहे हो तो 2 लाख 3 लाख लगाना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करने लगोगे। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और इसका चार्ट कुछ इस प्रकार से चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मान लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये मान लेते हैं इनकम। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। तो मान लीजिए अभी आपकी इनकम ये है, तो आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया, खुदा न खास्ता कुछ किस्मत हुई और आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई। क्या होगी? बढ़ गई। तो यहां से आपकी इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ने की वजह से आपने क्या करा? ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है जी, तो ये बताता है कि आप लालची हो। क्या हो?
लालची हो, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसको आप और हम जानते हैं। पर जब सरकार के नजरिए से सोचते हैं तो ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। और एक इन्वेस्टमेंट और होता है जो सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है। फर्ज कीजिए कि आपके पास में एक सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, सरकारी दवाखाना खुला हुआ है। अब उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप और हम कभी ना कभी गए होंगे, हम तो खूब ही जाते हैं। भाई 10 रुपए की पर्ची बनाओ और पूरा इलाज मुफ्त। अब ये बात तो हम सब समझते हैं कि 10 रुपए की पर्ची में अगर पूरा इलाज मुफ्त हो रहा है, सरकार डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हायर कर रही है, जिनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, दवाइयों का भी खर्चा है, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं शुरू किया है। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को चलाने के लिए चल रहा है, ताकि ये गरीब लोग जो हैं, हम जैसे, वो कहाँ इलाज कराएंगे अगर उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो वो किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने के लिए। आप और हम खूब जाते हैं। तो ये वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको बोला जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यानी इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। यानी आप अगर ज्यादा भी कमाओगे तो भी उतना ही खर्चा होगा जितना होना चाहिए। इसको और सरल भाषा में समझना है तो ये मान लो कि ये है नमक। आप अगर 10 रुपए कमा रहे हो तो भी सब्जी में उतना ही नमक जाएगा, 20 रुपए कमा रहे हो तो भी उतना ही जाएगा, 1000 रुपए कमा रहे हो तो भी उतना ही डालोगे। ऐसा तो नहीं भाई मेरे पास पैसे है पूरा 1 किलो नमक डाल, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही डालेंगे। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी इनकम के बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ता, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया गया है। ये सिर्फ जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने के लिए किया गया। हमारे पास पैसे नहीं भी होंगे तो भी हम जुगाड़ करके ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे तो भी उतना ही लगेगा जितना जीरो पे लग रहा था, बिकॉज दिस इज अ नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस की कैटेगरी में आता है। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, ये लिखी इनकम, ठीक है, ये लिखा इन्वेस्टमेंट। सिंपल भाषा में, जब आपकी इनकम मान लो इतनी है, हम मानते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट कर रखा है। अब आपकी इनकम अगर बढ़ भी गई किसी भी वजह से, तो भी हम इस प्रकार के कौन से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को नहीं इंक्रीज करेंगे। वी कीप इट लाइक दिस ओनली। ये हो गया आपका डायग्राम, बिल्कुल सीधा बनेगा। ये शायद थोड़ा सा टेढ़ा है ना, बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक्स के। ठीक है, देख, ये लो, बिल्कुल सीधा। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट को अभी इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमी के नजरिए से सोच रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के नजरिए से सोच रहे हैं, हम आगे की भविष्य की गणना कर रहे हैं कि कितनी डिमांड होगी। तो ये प्रॉफिट वाली बात नहीं करेंगे। अभी हम जिस इन्वेस्टमेंट को पढ़ रहे हैं वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी आपको यहां से एक लर्निंग लेके जानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नहीं इंक्रीज होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा? अपन ने बता दिया, क्योंकि बेसिक इन्वेस्टमेंट है, देश को चलाने के लिए किया जा रहा है। ज्यादा पैसा होगा तो भी उतना ही पैसा लगेगा सरकारी अस्पताल में। तो ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर आप एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से मिलकर बनती है, सी प्लस आई। चलिए इसका एक शेड्यूल बनाते हैं और बेहतर तरीके से डायग्राम वाइग्राम बना बनू के इसको समझते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो, कि हम वो तरीका अपनाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। समझ रहे हो? यानी ऐसा तरीका नहीं लेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करे, आपको डराए। हम वो तरीका यूज करेंगे जो कि एग्जाम में आपके नंबर लेके आए। और इसलिए हमारा जो सारथी बैच चलता है ना, उसमें मैंने यही तरीका लगाया है। पूरी यूनिट में, ये वाला चैप्टर, अगला चैप्टर, इसका अगला चैप्टर, इन तीनों यूनिट में जब भी हम कोई भी ये टेबल बनाएंगे तो हम सेम डेटा का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि आज जो अपन ये एग्रीगेट डिमांड की टेबल सीख रहे हैं, इस टेबल में इनकम पहले 0 होगी, फिर 100 होगी, फिर 200 होगी, फिर 300 होगी, फिर 400 होगी, और इसी तरीके से 500, 600 होगी। तो अगले 3 चैप्टर तक हम जब भी टेबल बनाएंगे हम इनकम को यही रखेंगे। इसके दो फायदे, पहला, आप लॉजिक समझने लग जाओगे कि हाँ, सेम इनकम पे क्या क्या बदलाव आ रहा है। दूसरा, आपको टेबल को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम इसको भूलोगे नहीं। ठीक है जी, चलिए तो हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, ये लो। ठीक है, कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे, ये हमारे भारत देश की कमाई है। जब हम कुछ भी नहीं कमा रहे तो क्या होगा, 100 रुपए कमा रहे हैं तो कितना खर्चा करेंगे, 200 कमा रहे हैं तो कितना खर्चा करेंगे। ठीक है, समझ के देखिए कि आज आप क्या कमा रहे हो। मैं आपको बोलता हूं कि आप एज अ स्टूडेंट क्या कमा रहे हो। आप बोलोगे सर अभी तो अपन कुछ नहीं कमा रहे,
हाँ, कुछ ऐसे समझदार होंगे, सर मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा। बेसिक अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सामान्य व्यक्ति 10, 15, 20 साल का व्यक्ति क्या कमा रहा है? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं कमा रहे। जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, तो क्या खर्चा भी आपका ज़ीरो है? जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, तो क्या खर्चा भी आपका ज़ीरो है? आप बोलोगे नहीं सर, भले ही हम कुछ भी नहीं कमा रहे, हमारा खर्चा तो है। हमारा खर्चा कुछ ना कुछ तो है, इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब वो कंजम्पशन जो कि नेसेसरी है, बिना उसके आप नहीं जिंदा रह सकते। इसको डिनोट करते हैं सी बार से। मान लेते हैं कि आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन है कि आपको जिंदा रहने के लिए 40 रुपए की आवश्यकता है। आपकी इनकम कुछ नहीं, फिर भी आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन है और फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। सर ये इन्वेस्टमेंट 40 क्यों होगा? बताया ना बेटा, ये इकोनॉमी को चलाने के लिए बेसिक खर्चा है। तो इकोनॉमी अगर कुछ भी नहीं कमा रही होगी तो भी कैसे ना कैसे करके उसको 40 रुपए का तो अस्पताल खोल के रखना ही पड़ेगा, वरना सब लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी इकोनॉमी 40 का इन्वेस्टमेंट रख रही है कि हाँ भैया इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हम तो वैसे ही अंदाजा लगा रहे हैं भाई कुछ भी नहीं कमाएंगे तो भी इतना तो खर्चा मान के चलते ही है। होता है ना यार, भले ही मैं जेब में कुछ भी नहीं लेके चलूं फिर भी ये खर्चा तो मेरा होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा आई, दोनों को जोड़ा एग्रीगेट डिमांड हो गया 80। ठीक है, अब पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अपन ने बात करी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खाने में नमक जीरो लेवल पे जितना था हर लेवल पे उतना ही होगा। तो यार इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी कॉस्ट, हमेशा कांस्टेंट ही होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं कंजम्पशन की। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चले। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आप आज कुछ नहीं कमा रहे हो फिर भी 40 रुपए खर्च कर रहे हो, चलो मैंने आपको 100 रुपए की कमाई दी थी, अब आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे क्या कि सर 40 रुपए जो है वो खर्च कर देता हूं, बाकी 60 रुपए बचा लूंगा? कोई नहीं करता। इस इकोनॉमी में कोई नहीं करेगा ऐसा काम, या पूरी इकोनॉमी तो नहीं करेगी। ठीक है? जब भी हमारे पास कमाई आती है तो हम स्टार्टिंग में उस कमाई को काफ़ी उड़ाते हैं। है ना? काफ़ी उड़ा देते हैं हम लोग। ठीक है? आपका कोई बड़ा भाई हो जो बाहर नौकरी करने गया हो, पहले उसकी नौकरी 10-20 हज़ार रुपए की लगी होगी। ठीक है? उसने क्या किया होगा, पहली नौकरी जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए की लगी उससे उसका पड़ता नहीं खा रहा था। तो उसने क्या करा, यार 20 हज़ार मेरा आ रहे पापा आप 5 हज़ार रुपए और दे दो ना यार। हाँ, मैं आपसे पहले 20-15 हज़ार रुपए लेता था, अब मेरे पास कमाई आने लगी तो आप अभी 5 तो दे दो, अगले महीने से मत देना। तो यानी कि जब हमारे पास थोड़ी-सी कमाई आती है तो हम खर्चा भी बढ़ाते हैं। जब भी नया पैसा आएगा तो वो खर्च तो होगा। ठीक है? तो मान के चलते हैं जैसे आपकी इनकम 100 बढ़ी, आपका कंजम्पशन हो गया 120। आप पूछेंगे सर ₹100 की इनकम 120 का कंजम्पशन कैसे? पिताजी से ले लिए होंगे ₹20। ठीक है? मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे सेविंग भी बना के दिखाऊँगा। ठीक है? नेक्स्ट, इनकम और बढ़ी, आपका कंजम्पशन और बढ़ा। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, तो मैंने हर बार अपने कंजम्पशन में 80, 80, 80, 80 का इंक्रीमेंट किया है। जब-जब इनकम में 100, 100, 100 का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है? सर ऐसा क्यों किया आपने? यार एक बेसिक पैटर्न होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, है ना? आपने 2,000 शेयर में डाल दिए। 10,000 कमा रहे हो, 2,000 डाल दिए। 10 लाख कमाओगे तो कितने डालोगे? अरे ज्यादा हो गए तो इतनी कमाई नहीं। हाँ, 10 लाख कमाए तो कितने डालोगे? तो आप अपने आप बोल रहे, मैं थोड़ा ना बोला, तुम ही बोले ना 2 लाख रुपए। देखो जादू करूं ना मैं, बिना बता दिया मैंने, तुम 2 लाख बोले। कैसे बोले बेटा? सर एक पैटर्न फॉलो हो गया होगा ना, एक पैटर्न फॉलो हो गया ना कि सर 20% हम लगा रहे हैं तो हर बार 20% के हिसाब से एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उसी प्रकार से भाई हमने बोला कि जब जब 100 रुपए की इनकम बढ़ी, साहब मैंने 80 रुपए कंजम्पशन बढ़ा लिया। आप चाहो इसको 70 का बढ़ा लो, 60 का बढ़ा लो, 50 का बढ़ा लो, 90 का बढ़ा लो, पर अगर 100 रुपए की कमाई आई है तो 100 से कम का ही बढ़ाना। ठीक है, हम ये 80 इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, जब भी अपन टेबल बनाएंगे इसके बाद तो 80 का ही इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तो मैं मिटा देता हूं इसको। तो ये क्या दिख रहा है आपको? यहां पर हमें दिख रहा है सर अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या फिर एग्रीगेट डिमांड। देखिए ये लीजिए। ठीक है जी, देखो एग्रीगेट डिमांड बोले तो 120 और 40, 160, 240, 320 और 400, ये हो गई हमारी एग्रीगेट डिमांड। ये भी और आगे बढ़ेगी, और भी आगे बढ़ेगी, पर अभी अपन 400 तक बनाते बहुत। अगर इसका डायग्राम बनाए, हम इसका भी बनाते हैं, इसका भी बनाते हैं, तीनों का बनाएंगे। ठीक है, देखो यहां लिखते हैं अपन इनकम।
वाई, और यहां लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी, पहले बनाते हैं किसका, इन्वेस्टमेंट का, सबसे आसान है ना, इन्वेस्टमेंट का बनाते हैं। तो साहब जीरो लेवल पे जब इनकम जीरो है तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 40, जीरो इनकम जीरो है, इन्वेस्टमेंट 40 है, और इनकम चाहे कितनी भी हो जाए हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा 40 ही रहेगा। पढ़ लिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सब कितना भी कमा लो, सरकारी दवाइयों पे इतना ही खर्चा होना। ठीक है, कलर चेंज, कंजम्पशन, जब इनकम जीरो है कंजम्पशन 40 है, भाई ये भी तो 40 ही था, तो कंजम्पशन यहाँ पे है 40। ठीक है, कंजम्पशन 40 है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे अपन यूं आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, ये लो, as soon as income increases consumption also increases। अगर एडी की बात करें, एग्रीगेट डिमांड, फिर कलर चेंज करते हैं, नीला लेते हैं। एडी शुरू हो रहा है 80 से, 40 40 ये हो गया 80, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ये भी बढ़ेगा, ये हो गया तुम्हारा एडी। देख लो एक बारी, कितना आसान बना दिया। ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आई, ये हो गया कंजम्पशन सी, और ये हो गया एग्रीगेट डिमांड एडी। क्लियर? देखो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देखें। देखिए ये मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जिन लोगों के पास पुस्तक है पेज नंबर 53 देखना। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब इनकम जीरो थी तो भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ था, है ना, ये 40 है। क्या बोलते हैं इसको, सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको याद रखना, बहुत काम आएगा। और क्या लिखा हुआ है सर काम की बात, एस पीपल नीड सर्टेन बेसिक कमोडिटी टू सस्टेन देमसेल्फ, भले आपकी कमाई जीरो है, खर्चा तो होगा। इन द गिवन डायग्राम ओएस रिप्रेजेंट, और चलो ये तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इन्वेस्टमेंट अपना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब एक और चीज अगर आपको यहां दिख रही होगी तो मैं बताता हूं, देखो मजा आएगा देख के। चल भाई, अरे भुलक्कड़ आदमी, देखो ले तो दिखी नहीं रही इस पे, चलो पेन ही लेके चलाते हैं, और तो क्या, पेन भाई मेरे, पेन, कलर लाल। ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस एरिया को, तो आपको दिखेगा कि ये एरिया बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब वो मैक्स में चला पटरी जैसे। क्यों है सर ये पैरेलल, बहुत आसान है सर, इसलिए पैरेलल है क्योंकि एडी और सी इन दोनों के बीच में क्या है, लिटरली बीच में ही है आई, और आई हमेशा कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इन दोनों के गैप में क्या है, आई है, हर जगह सिर्फ आई है, और आई क्या है, हमेशा 40 40 40 40 ही है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन हमेशा पैरेलल ही होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते भैया। ये तो आपने बोल दिया सर डिमांड 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 कर रहे हो, अब इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए सप्लाई आएगी। भाई मैंने पता लगा लिया कि लोग जो है 400 की कमाई पे 400 की डिमांड कर रहे हैं, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपना एग्रीगेट सप्लाई। क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। अब जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ी थी कि लोग कितनी डिमांड करना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से सप्लाई भी है कि ये जो प्रोड्यूसर है ये कितनी सप्लाई देना चाह रहे हैं, यानी कि ये भी अभी तक क्या है, प्लान्ड है। एक्चुअल सप्लाई हम यहां नहीं पढ़ेंगे, वो तीसरा चैप्टर है इस यूनिट का। पर अभी जिस सप्लाई की हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भैया देखो डिमांड के बारे में हमें पता लग गया, अब इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम मार्केट में सामान बनाने की सोचते हैं कि भाई ठीक है 400 रुपए की कमाई पे 400 का कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, पूरा उठ जाएगा सामान, मजे आ गए, जितना बनाया सब उड़ गया सामान, 400 बनाया 400 की डिमांड हो गई, मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मैं कितना सामान बनाऊं। ठीक है, तो अब एग्रीगेट सप्लाई को अगर समझते हैं तो जो प्रोड्यूसर बनाएगा वो बिक गया, तो वो प्रोड्यूसर की इनकम होगी। भाई डिमांड का मतलब खर्चा, तो सप्लाई का मतलब कमाई। आपने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, 10 रुपए दुकानदार को दिए, तो दुकानदार ने आपको बिस्किट सप्लाई किया, बदले में उसको क्या मिली, इनकम। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। और वो इनकम का क्या करेगा बेटा, सर वो इनकम को या तो कंज्यूम करेगा या फिर सर वो इनकम को सेव करेगा। बोलो सर, बोलो सर, इन्वेस्ट नहीं करेगा, अरे खरीदेगा ना भाई।
अगर आपने गाड़ी खरीदी तो वो आपके लिए एक एसेट है, और अगर कंपनी के लिए बोले तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए वो एसेट नहीं है। इकोनॉमी के लिए एसेट क्या है कि आपने शेयर में पैसा लगाया, बॉन्ड में पैसा लगाया, ये उनके लिए एसेट है। ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी तो वो तो एक सामान ही है, तो आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा खर्चा काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई या तो आप कंज्यूम करोगे, वो सब कंजम्पशन में आ गया, या फिर आप पैसे को सेव कर लो। ठीक है, तो यहां से एग्रीगेट सप्लाई निकली कि एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अब इसका शेड्यूल बना के बताता हूं, और यहां से अपना जो करामाती कार्य है ना वो शुरू होता है। जो शेड्यूल हम यहां बना रहे हैं, ये वही शेड्यूल है जो हमने डिमांड में बनाया था। अब उसको सप्लाई के नजरिए से बनाते हैं। देखिए, वाई सी एस एस, लियो 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 लियो, 0, 100, 200, 300, 400, माइनस ओ सॉरी 40, 120, 80 80 80 बढ़ रहा है, 200, 280, 360, सेम वही है क्या? सेम वही है, नहीं चेंज करूंगा मैं। ठीक है, अब उस सवाल पे आते हैं जो आपने पहले पूछा था मुझसे कि सर जब कमाई 0 है, 40 रुपए मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो वो 40 रुपए कहीं से तो आएंगे। तो सर वो 40 रुपए आपके पिताजी की जेब से आएंगे, यानी पिताजी को मजबूरन वो 40 रुपए निकाल के आपको देने पड़ रहे हैं। तो वो 40 रुपए कहां से आएंगे? सेविंग में से। किसकी सेविंग में से? आपके पिताजी की सेविंग में से। तो उनकी सेविंग कितनी हो गई? -40। कमाई कुछ नहीं है, 40 रुपए कंज्यूम कर रहे हो, तो पूरा पैसा पुरानी सेविंग में से निकाल के दे रहे हो। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो सर लोन ले लेंगे। अब अंदाजे पे लोन थोड़ा ना लिया जाता है, अभी हम सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं है। तो प्लानिंग में बोल दो कि साहब लोन लेके चला लेंगे, ब्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करोगे? वो तो रियल में होता है ना। तो अभी तो आप प्लान कर रहे हो, तो प्लान करते समय सोचा भाई कुछ नहीं कमाएंगे तो 40 रुपए देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, 100 रुपए कमा रहे हो, 120 रुपए कंज्यूम कर रहे हो, पिताजी से 20 रुपए ले लो। 200 कमा रहे हो, 200 कंज्यूम कर रहे हो, आत्मनिर्भर बन गए बेटा, क्या बात है। 300 कमा रहे हो, 280 कंज्यूम कर रहे हो, अब पिताजी को देना शुरू कर दिया आपने, 20 रुपए अब सेव कर रहे हो। ठीक है, 400 कमा रहे हो, 360 कंज्यूम कर रहे हो, सेविंग हो गई आपकी 40। तो जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सेविंग शुरू होती जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन इज लेस देन चेंज इन इनकम। जो मैं लिखा रहा हूं ना इसको लिख लिया करो, इससे तुमको आंसर लिखने में बहुत मदद मिलेगी कि भाई हर बार इनकम 100 बढ़ रही है, हम 80 कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर बार हम 20 रुपए की सेविंग को प्रमोट कर रहे हैं ना। 40 से 180 बढ़ी, तो भाई पहले 40 रुपए सेविंग में से निकालते थे, अब 20 रुपए निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब यू आर नॉट सेविंग, आप सेविंग नहीं कर रहे हो, बल्कि पुरानी सेविंग में से पैसा निकाल रहे हो। क्या होता है डिस सेविंग? आप सेविंग नहीं कर रहे हो, पुरानी सेविंग में से प्लग बैक कर रहे हो पैसे को, दैट इज नोन एज डिस सेविंग। ठीक है, समझ में आ गया? और ये तो है ही सेविंग, ये तो पुराना पार्ट तुम्हारा, ये हो गया सेविंग। ठीक है, अब देखो एएस एग्रीगेट सप्लाई 40 - 40 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, सी प्लस एस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। फिर हम एक नई चीज दिखी अपने को, दिखी क्या तुमको भी? मेरे को तो दिखी है, तुम्हें नहीं दिखी? देखो जरा, इसको देखो गौर से देखना, बिल्कुल नजरे कड़ा कड़ा कड़े। अब इसको देखो, नजरे कड़ा 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 कड़े। देखो जरा दोनों को एक साथ देखो, ओ भैया ये तो दोनों सेम सेम है। तो होंगे नहीं क्या? ये लिखा तो है भाई अपन ने, नेशनल इनकम वाई तो एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर होती है। अरे हाँ भैया, हम भी तो यही कह रहे हैं, दोनों बराबर है। ठीक है जी, चलो डायग्राम बनाए, लेट्स मेक अ डायग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी इनकम। पहले क्या बनाए? पहले बनाते जो अपने को आता है, कंजम्पशन। 0 लेवल पे कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी, तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ गया। ठीक साहब, सेविंग। सेविंग कहती है कि भाई 0 लेवल पे मैं यहां थी, जितना ऊपर था उतना ही मुझे खर्चा करना पड़ गया, तो ये तुम्हारी हो गई डिस सेविंग।
दिस सेविंग, ठीक है। थोड़ा समय आया, फिर सेविंग हमारी जीरो हो गई और फिर बनने लग गई। ये पूरा एरिया हो गया तुम्हारा डिस सेविंग का। सेव नहीं कर रहे हैं, पुराना पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? चलो तीसरा डायग्राम बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है, वैसे तो पूरी को फेवरेट है, इसलिए तो अपन ने नोट्स की किताब बना थी, क्योंकि हमने उसको समझा है अपनी भाषा में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, लोगे तो फायदे में रहोगे। पूछ लो उन हजारों से जो लेके आज मजे में बोले यार ये इतना आसान था क्या। चलो हाँ, तो यहाँ पर अब बात करें एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई को जरा ध्यान से समझना। ये हो गई तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। और इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब इतने टेक्निकलिटी मैं स्केल से तो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, बट हाँ थोड़ा सा। और क्या हो गया भाई, नाराज हो गया क्या? लो ये लो, थोड़ा समझ लेना ना स्केल के हिसाब से। ये तुम्हारी हो गई एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं देखने की। पहले एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ये इसमें देखो, कंजम्पशन ज्यादा है, सप्लाई कम है। एक पॉइंट आया जब ये दोनों बराबर हो गए, इसको नाम देता हूं बी। क्यों दिया बी वो समझाएंगे भी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारा कंजम्पशन कम होने लग गया और सप्लाई बढ़ने लग गई। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, समझना भी। ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बता रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन कंजम्पशन। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कंजम्पशन से कम है, यानी कि कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। तो इसी वजह से क्या करना पड़ रहा था, डिस सेविंग करनी पड़ रही थी। क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि हमारी सप्लाई कम है कंजम्पशन से, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, डिस सेविंग करनी पड़ रही है, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है ना, बिल्कुल इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर इसको एरिया निकालोगे इसका, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है। और ये जो एरिया है ये बता रहा है तुमको सेविंग। क्या बता रहा है? सेविंग बता रहा है। क्यों बता रहा है? सर अब देखो कंजम्पशन कम हो गया, सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, ठीक है। और जो ये पॉइंट निकाला है बी, इसको बोलते हैं बेटा, कहां गया, किधर गया, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेविंग जीरो है या फिर एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन के बराबर है, यानी जितना कमाया सब खर्च कर दिया, वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। देख लीजिए ये वाला, ये रहा 200 की कमाई, 200 का कंजम्पशन, सेविंग जीरो, एग्रीगेट सप्लाई 200, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले डिस सेविंग होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग होती है। आपसे बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके सवाल पूछ सकते हैं, स्टेट द स्टेट ऑफ सेविंग बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग कैसी होगी? तो आप बोलेंगे साहब ब्रेक इवन का मतलब सेविंग जीरो, जीरो से पहले नेगेटिव होगी, जीरो से पहले नेगेटिव होगी, उसके बाद पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो बेसिक चीज है, बस आपको समझाना और समझना आना चाहिए। अगर आपको समझना आता है और मुझे समझाना आता है, तो अपन दोनों जीत में, ठीक है। दोनों में से कोई भी टूटा तो जीत खराब हो जाएगी। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव, व्हिच मींस इकोनॉमी जो है वो सेविंग कर रही होगी। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था के नजरिए समझे, तो 200 से कम की अगर कमाई है, तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, कमाई बढ़ानी पड़ेगी, हमें लोन ले लेके जिंदगी चलानी पड़ रही है, समझ गए। और 200 से बात तो ठीक है, जिंदगी चल रही है, सेविंग शुरू हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आगे समझते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को, जिसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी। तो मैं एक साथ आपको दो कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा, देखो मजा आएगा, ठीक है। मैं इस पूरे को हटाता हूं और एक साथ दो तरीके, कन्वेंशनल तरीके का इस्तेमाल करेंगे अपन। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, इसको ऐसे समझो कि इसका मतलब है इच्छा। क्या मतलब है? इच्छा। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? इच्छा। देखिए, आप अपनी इनकम में से, वाई में से, आइदर कंज्यूम कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो। अभी अपन ने पढ़ा कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन और सेविंग। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आपको कंजम्पशन इंक्रीज करके 80 रुपए करना है, तो आपको सेविंग 20 रुपए करनी पड़ेगी। सेम 100 रुपए में से अगर आपको सेविंग ज्यादा करनी है, सेविंग 50 या 40 करनी है, तो आपको पैसा कंजम्पशन में से निकालना पड़ेगा।
क्या सही कह रहा हूं? यानी कि अगर आपको सेविंग ज्यादा करनी है तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कंजम्पशन ज्यादा करना है तो सेविंग कम करनी पड़ेगी। अब आप ज्यादा कौन सी चीज करोगे, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, ये आपकी प्रोपेंसिटी पे निर्भर करता है। तो दो अलग अलग चीजों की प्रोपेंसिटी अपन पढ़ते हैं। एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब आप कितना कंज्यूम करना चाहते हैं। टू कंज्यूम, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यही लिखते हैं। आप कितना कंज्यूम करना चाहते हैं और आप कितना सेव करना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? ये प्रोपेंसिटी दो तरीके की होती है, दो टाइप्स। एक होती है एवरेज, एक होती है मार्जिनल। क्या बोला? दो तरीके की इच्छाएं होती हैं आपकी। एक होती है एवरेज इच्छा, जैसे मैं बोला यार मैं तो बचपन से ही ये बना रखा है कि मेरी कमाई का मैं 80% कंज्यूम करूंगा। ये क्या हो गया? आपकी एवरेज इच्छा। भाई टोटल कमाई और टोटल खर्चा मेरा 80% के हिसाब से ही रहेगा। एक होती है मार्जिनल। मार्जिनल शब्द आपने कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 2 में पहली बार देखा था। मार्जिनल इक्विल क्या था? यूटिलिटी के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट, यार इस बार जो मुझे 100 रुपए मिले ना, उसमें से मैं पैसा बचाऊंगा। ये हुई आपकी मार्जिनल इच्छा। इस बार के पैसे पे क्या है इच्छा, और एवरेज मतलब टोटल इच्छा। ठीक है जी, इन दोनों को शेड्यूल के हिसाब से समझते हैं। पहले ये समझो, हमने बोला है कि प्रोपेंसिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज इच्छा। एक होती है तुम्हारी मार्जिनल इच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। ठीक है, दोनों प्रकार की पढ़ते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने की, जिसको एपीसी बोलते हैं, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेव करने की। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपकी इच्छा कंज्यूम करने की ज्यादा है तो सेविंग कम होगी, सेविंग करने की ज्यादा है तो कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, एक टेबल बना के इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। टेबल की जब भी बात आएगी तो हम और आप एक ही प्रकार की टेबल बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग लॉजिक नहीं लगाना आपने, बहुत सिंपल है। देखिए, वाई सी एस, कंज्यूम और सेविंग बना रहे हैं, दोनों एक ही में समझा रहा हूं आप। देखो क्या है, जनरली ना इन दोनों को अलग अलग समझाया जाता है, पर मेरा मानना यह है कि रामायण में राम और लक्ष्मण दोनों की कहानी एक साथ ही सही रहेगी। अगर पहले आप राम जी का पूरा पात्र बता दोगे, फिर लक्ष्मण जी का पूरा पात्र, फिर हनुमान जी का पूरा पात्र बताओगे, तो रामायण का सार नहीं बैठेगा। सार बिठाने के लिए सारे पात्रों को एक साथ रखना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव के बीच में रिलेशन समझना है, समझाना है, तो आपको दोनों को एक साथ समझाओ ना, तभी तो समझ में आएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, तो देखिए पहले पकड़ते हैं इनका फॉर्मूला क्या है। मैं आपको बोलता हूं साहब, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब मैं इनकम में से कितना हिस्सा कंज्यूम करता हूं। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। सिंपल, सिंपल है, यानी कि सी बाय वाई। सिंपल। भाई कितना हिस्सा मैं अपनी इनकम का कंज्यूम कर रहा हूं, तो कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। कितना हिस्सा मैं सेव कर रहा हूं, तो चलिए सेविंग डिवाइड बाय इनकम। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो वाई 0, 100, 200, 300, 400, 500 बना ले। क्या हटाओ, 500 क्यों बनाए? पहले नहीं बनाए थे अपने। माइनस ओ सॉरी प्लस 40, 120, 200, 280 सेम बना रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, अरे ये तो है ही नहीं ना, क्यों कंफ्यूज कर रहा भाई, खड़ा करो। सेम, हर बार सेम रखेंगे। ठीक है, ये 40 है तो ये हो गया -40, -20, 0, 20, 40। ठीक है जी, चलो एक और बनेगा। अब नहीं डायरेक्ट ही बना लेंगे ना, एक और बनाने कह रहा हूं। चलो दिमाग बनाएंगे। रुको, हट जा भाई तू, शाबाश। देखिए, तो पहले अपन बनाते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी बाय वाई, मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो 40/0, जिसके नीचे 0 होता है उसको कोई मतलब नहीं होता, तो ये तो कुछ नहीं है, तो डैश आएगा, कुछ नहीं है ये तो। हाँ, 120/100, 120/100 यानी ये कितना हो गया 1.2। लॉजिक समझना बहुत काम का है, लॉजिक ही है इसमें काम का। एपीसी 1.2 है, एपीसी इज इक्वल टू 1.2। इसका मतलब मैं एवरेज अपनी इनकम का
1.2 गुना कंज्यूम करता हूं। यानी कि अगर मैं 1 रुपए कमा रहा हूं तो मैं ₹1.25 खर्च कर रहा हूं। कैसे खर्च करूंगा भाई? सेविंग में से निकालूंगा, वो जो भी है, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर 1 रुपए कमा रहा हूं, कहां पे? जब 100 रुपए कमाई है, तो मेरा खर्चा 1.2 है, 1 रुपए 20 पैसे, ठीक है। मैं अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम 100 रुपए कमा रहे हो, 120 कंज्यूम कर रहे हो, तो यानी सेव कितना कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे साहब, पुरानी सेविंग में से पैसा और निकाला, डिस सेव कर रहे हैं। तो इसी लेवल पे अगर मैं आपको बोलूं एपीएस निकालिए, तो आप बोलोगे साहब -20/100, यानी 100 रुपए की कमाई है, फिर भी 20 रुपए पुरानी सेविंग निकालनी पड़ रही है, तो एपीएस हो गया -0.2। यानी कि अगर मैं 1 रुपए कमा रहा हूं तो 20 पैसे सेव नहीं कर रहा हूं, 20 पैसे और निकालने पड़ रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पे। फेयर इनफ? और समझेंगे आगे। जब मेरी कमाई 200 है तो मेरा कंजम्पशन भी 200 है, तो 200 डिवाइड बाय 201, यानी कि जब 1 रुपए कमा रहा हूं तो पूरे 1 रुपए खर्च कर रहा हूं, यानी सेविंग देख लो 0/200 दैट इज इक्वल टू 0। तीसरे लेवल की बात करें तो हमारा कंजम्पशन है 280 और इनकम है 300। कैलकुलेट करते हैं तो 280/300, ये हो गया 0.96 या 0.9666, इसको 0.97 भी लिख दो, 6 भी लिख दो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको 0.96 लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी इसका मतलब अगर मैं 1 रुपया कमा रहा हूं तो 96 पैसे कंज्यूम कर जाता हूं, तो बचे कुछ कितने हुए? 0.04 पैसे, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्ट 96.6666 लिखोगे तो यहाँ 0.033333 आ जाएगा, ठीक है। बात वही है, तो पॉइंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट में तो चला लेते हैं, ठीक है। अगले लेवल पे देखिए, तो हमारा अगर कंजम्पशन 360 है, इनकम 400 है, तो यानी कि मैं अपनी इनकम का 90% कंज्यूम कर रहा हूं, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया 0.90, और ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 400 0.10, ठीक है जी। तो यहां पर अगर आप दोनों को नोटिस करो तो आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। हमेशा ऐसा होता है, 100% हर बार होता है। लॉजिक भी यही कहता है, देखो लॉजिक मैथ्स वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे। अगर इस पूरे को मैं y से डिवाइड कर दूं तो y बाय y, c बाय y और s बाय y, ये हो गया 1, ये हो गया एपीसी और ये हो गया एपीएस। एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। तो अगर एक पता है तो दूसरा निकाला जा सकता है, ठीक है। एक और चीज जो आपको यहां पर समझनी है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर मैं पहले एपीसी की बात करूं तो देखो, एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? सर एपीसी का मतलब कमाई का कितना हिस्सा कंज्यूम कर लिया। 1 से बड़ा मतलब आपकी कमाई कम है, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो। सर हाँ, वो तो कर देते हैं हम कभी कभी, पिताजी से उधार लेके, है ना। 1 से ज्यादा, तो एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है जब हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एपीसी 1 हो सकता है क्या? सर जितना कमाया पूरा कंज्यूम कर दिया, बिल्कुल। सेविंग कितनी है? 0। ब्रेक इवन पॉइंट सेम को, जब ये 1 है तो ये भाई 0 हो गया, एपीसी 1 है तो एपीएस 0 हो गया। एपीसी 1 से बड़ा है, क्या भाई कहां गया? हाँ, एपीसी 1 से बड़ा है तो एपीएस नेगेटिव है, देख लीजिए। एपीसी 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि किसी को तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। एक ज्यादा खर्चा कर रहा तो एक को खर्चा रोकना पड़ेगा। एपीसी 1 से छोटा हो सकता है जब सेविंग शुरू हो जाए। एपीसी गिरता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, देख लो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका एपीसी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि हम सेविंग शुरू कर रहे हैं। भाई ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति सेविंग भी ज्यादा कर रहेगा, ठीक है ना, कंपैरेटिवली ज्यादा करने लग जाएगा ना, ठीक है। चलो लास्ट, एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि आप अपनी कमाई में से कुछ भी ना खरीदो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो अब खाना पीना नहरा नाना धोना ये तो करोगे ही ना। तो एपीसी कैन नॉट बी 0, एपीसी कैन नॉट बी 0, क्योंकि एपीसी 0 होने का मतलब है कि आपका कंजम्पशन 0 हो जाए, और वो तो भाई तब भी नहीं होता जब हम बच्चे होते हैं, तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे होते हैं, तो हमारा कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा प्रोपेंसिटी हुई? ये हुई एवरेज प्रोपेंसिटी, यानी टोटल कमाई का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम या सेव कर रहा हूं, ठीक है। अगली देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मतलब मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम मतलब जैसे मेरे पास 100 रुपए आ रहे थे अब तक, 100 से 200 हो गए, तो मैंने उस एक्स्ट्रा 100 रुपए में से
जो एक्स्ट्रा 100 रुपए मुझे मिले हैं, क्या किया? वो कहलाता है मार्जिनल। तो वही, आप या तो इनकम को कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी भी 2 प्रकार की होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो हमारा कहना है जो बढ़ी हुई इनकम में से, जो बढ़ी हुई इनकम है उसमें से कितना हिस्सा आपने कंज्यूम या सेव किया। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन, बढ़ी हुई कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है जी, फॉर्मूला बोले तो डेल सी बाय डेल वाई। डेल मतलब चेंज, सेम चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि डेल एस बाय डेल वाई। ठीक है, ये डेल मतलब चेंज, कितना बदला। शेड्यूल बना है, शेम तो जाओ, तो तुम्हें भी याद होने लग गया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 चैप्टर बनाएंगे ना तो ये इतना आसान हो जाएगा, तुम बोलोगे अरे सर क्या बच्चों वाली बातें कर दी आपने, तो अब हमें शेड्यूल नहीं आएगा। वाई सी एस, देखिए आ जाइए। ठीक है, बोलो 0, 100, 200, 300, 400, -40, 120, ओ माइनस क्या, +40, 120, 200, 280, 360। ठीक है जी, और सेविंग -40, -20, 0, 20, 40। बेसिक। देखिए अब हम बनाते हैं चेंज इन, क्या क्या निकालना है हमको, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, ये 3 चीजें निकालनी। तो मैं पहले समझाता हूं इनका मतलब क्या है। देखो पहले बात करूं चेंज इन कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। भाई पहले तो कुछ नहीं है ना, चेंज के लिए ऊपर वाली चीज पता होनी चाहिए। 120 हो गया 40 से, पहले 40 था फिर 120 हो गया, यानी कि कितना बदलाव आ गया, 80 का। फिर 200 हो गया 120 से, फिर 80 का, फिर 80 का, फिर 80 का, यानी हर बार हमारा कंजम्पशन कितना कितना बढ़ रहा है, 80 80 80 का चेंज आ रहा है। सर ये कॉमन क्यों है, बताता हूं क्यों कॉमन है, चेंज इन इनकम से समझ जाओगे। इनकम देखिए 0 से कितनी हो गई 100, पहले तो कुछ नहीं थी, इनकम कितनी बढ़ी 100, 100 से कितनी हो गई 200, 200 से कितनी हो गई 300, 300 से कितनी हो गई 400। हर बार इनकम मेरी कितनी 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 बढ़ रही है, हर बार इनकम 100 रुपए बढ़ रही है। तो हर बढ़ती हुई इनकम पे मैं कुछ हिस्सा कंज्यूम करूंगा, कुछ हिस्सा सेव करूंगा। ठीक है, यानी कि मुझे बॉस ने दिया 100 रुपए का बोनस, अब इस बोनस से मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी मुझे बोनस मिलता है मैं उसका 80% कंज्यूम कर जाता हूं। तो सेव कितना करूंगा 20, 20, 20, 20। देख लो -40 से -20, पहले 40 रुपए निकाल रहे थे, अब 20 ही निकाले तो 20 रुपए बच गए। पहले 20 रुपए निकाल रहे थे, अब कुछ नहीं निकाले, 20 रुपए फिर बच गए। कुछ नहीं थी सेविंग, फिर 20 रुपए हो गई, तो चेंज इन सेविंग 20, 20। तो हर बार सेविंग में कितना चेंज आ रहा है 20 20 20 का। देखिए यहां पर MPC एंड MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। पहले कंज्यूम इस लेवल पे निकालते हैं, पहला लेवल छोड़, यहां पे मेरे कंजम्पशन में बदलाव है 80 का, क्योंकि मेरी इनकम में बदलाव है 100 का, तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया 0.80। मतलब मेरे को जो बोनस मिला है उस बोनस में से, आउट ऑफ दैट बोनस, मैं मात्र 80 पैसे, 1 रुपए में से 80 पैसे कंज्यूम कर रहा हूं। सेव कितना कर रहा हूं 20 पैसे। आप देखो ये हर बार कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारी टेंडेंसी हो जाती है एक ही जैसे काम करने की। सर ये क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है, नहीं बेटा, हर व्यक्ति का अलग होता है और हर शेड्यूल में अलग मिल सकता है। पर समझने के लिए इसको आप कांस्टेंट ले, क्योंकि जनरली ये कांस्टेंट ही माना जाता है, क्योंकि आप सिर्फ प्लान कर रहे हो, आप वो बिल्कुल रियलिटी की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एमपीसी कितना आ रहा है 0.80। तो यहां पर भी एक रिलेशन बन गया, समझ गए। अब देखिए इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। सर ये तो सब हम समझ गए हैं, पर एक चीज है जो अभी हमारे विचारधारा से थोड़ी सी बाहर चल रही है। कौन सी चीज है सर? वो चीज है कि मान लो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, इस टेबल में देख के बताओ कि जब तुम्हारी इनकम 300 होगी तो तुम्हारा कंजम्पशन कितना होगा। व्हेन योर इनकम इज 300 व्हाट वुड बी योर लेवल ऑफ कंजम्पशन। आप बोलोगे सर
280। तुम्हारी इनकम 400 होगी तो तुम्हारा कंजम्पशन कितना होगा? आप बोलोगे सर 360। क्या पूछ रहे हो? अच्छा बताओ, जब तुम्हारी इनकम 20,800 होगी तो तुम्हारा कंजम्पशन कितना? अरे जब तुम्हारी इनकम 50,400 होगी तब तुम्हारा इनकम कंजम्पशन कितना होगा? आप बोलोगे सर मेहनत लगेगी पर हो जाएगा। मतलब बनाते चलेंगे, बनाते चलेंगे, बनाते चलेंगे, आएगा कभी ना कभी तो। यही है। तो यार यानी कि अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूं तो मैं यहां से आंसर निकाल तो सकता हूं, क्योंकि हर बार इसको 100 बढ़ाना है, इसको 80 बढ़ाना, हो जाएगा काम। क्या यार ये पैटर्न चल रहा है? क्या यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसको मैं सेम लेवल पे बढ़ाते 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 करूंगा? इसको बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन या लीनियर सेविंग फंक्शन। यानी कि वो पैटर्न या वो फॉर्मूला जिसको यूज करके आप और मैं किसी भी लेवल पे कंजम्पशन और किसी भी लेवल पे इनकम निकाल सकते हैं या सेविंग निकाल सकते हैं। कौन सा है वो फॉर्मूला? देखिए, अगर इससे मैं पता लगाऊं तो देखो क्या हो रहा है। नीचे लिखता हूं, मजा आएगा। देखो बहुत अच्छा फॉर्मूला, एक बार में समझ जाओगे। ध्यान से देखेंगे भाई, जब जब हमारी इनकम 100 बढ़ रही है, 100 बढ़ रही है, तब तब हमारा कंजम्पशन 80 बढ़ रहा है। यही हो रहा है। यानी मैं अपनी इनकम का 80% हर बार कंज्यूम कर लेता हूं। क्या कर रहा हूं? 80% ऑफ माई इनकम मैं हमेशा कंज्यूम कर रहा हूं। यही मतलब है इसका। ठीक है भाई, जितना भी बढ़ता है उसमें से 80 रुपए कंज्यूम कर लेता हूं, प्लस जीरो लेवल पे जो 40 है वो तो अपना अलग ऐसा है ना। यार ये 40 को तो भूल जाओ ना, ये तो बिना इनकम के हो रहा है। बट इसके बाद पैटर्न चल रहा है कि भाई जब जब मेरी इनकम 100 बढ़ रही है, मेरा कंजम्पशन 80 बढ़ रहा है। यानी कि मैं अपनी इनकम का 80% कंज्यूम कर रहा हूं, प्लस 40 रुपए सर एक्स्ट्रा है। कौन से? सर ये तो जब मैं बच्चा था तब मैं कर लेता था। ठीक है, इसके अलावा 80% है, बिल्कुल सही। ठीक चल रहा है 80%। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा कंजम्पशन पता करने का तरीका है 40 प्लस 80% ऑफ इनकम। यह तरीका भाई, इनकम का 80%, 80% क्या है मेरा भाई? 100 रुपए की इनकम बढ़ती है तो 80 कंज्यूम कर जाता हूं, प्लस 40 रुपए एक्स्ट्रा जो मैं बचपन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहा था। इसको अगर फॉर्मूले में लिखें तो देखो, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 80% ऑफ इनकम। ध्यान से देखना इसको कैसे लिख रहा हूं। 80% को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आए ना 80% को। ये देखिए क्या है, 80/100 कहां गया? 80/100, 80/100 डेल सी बाय डेल वाई, डेल सी बाय डेल वाई, एमपीसी। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर? चल भाई, एमपीसी इंटू इनकम। यानी किसी भी लेवल पे आप कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे निकाला? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू इनकम। अब और छोटा करने के लिए आप एमपीसी को डिनोट किया जाता है बी से और इनकम को डिनोट किया जाता है वाई से। ये तरीका है किसी भी लेवल पे अपना कंजम्पशन पता करने का, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू इनकम। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इस टेबल में से मुझे पता लगा के बताओ 20,400 की इनकम में आपका कंजम्पशन कितना होगा। तो आप बोलोगे साहब बहुत आसान है। इनकम कितनी है? 20,400। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? 40। और एमपीसी सर आपने अभी निकाला था, कहां गया एमपीसी? कहां गया भाई? टेबल गायब नहीं, कहां गया? अरे पीछे आ गया क्या? इधर 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 इधर, हाँ 0.80। तो निकालना है तो बहुत आसान है, 40 प्लस 0.80 इंटू किस पे निकालना है? 20,400 लो, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 80/100 इंटू 2,000। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, प्लस 40 ये अलग है, 40 लिखा, 80 मल्टीप्लाई बाय 204, 0 8 चौक 32, 3 3 8 दूनी 16 प्लस 4,
तो वो ये आपका आ गया कंजम्पशन। यानी जब हमारी इनकम 20,400 होगी तो कंजम्पशन 16,360 होगा। कैसे निकाला? बहुत आसान है, पैटर्न पकड़ लिया। पैटर्न क्या था कि सर आपका एमपीसी 0.80 है, मतलब आप अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करते हो, प्लस जीरो लेवल पे जो था उसका तो कोई लेना देना है नहीं, तो वो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। सेम अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग में भी यही पैटर्न है। देखिए सेविंग में क्या हो रहा है, सर हर बार 20 हो रहा है, तो 20% ऑफ इनकम प्लस जीरो लेवल पे कंजम्पशन की वजह से मुझे -40 हो गया था। सेविंग में क्या है भाई, इसमें 40 था, इसमें -40 हो गया, तो मैं लिख दूंगा -40। तो -s करके कुछ नहीं होता है, इसको हम -c बार लिखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन में ये होगा उतना ज्यादा ही ये माइनस होगा, क्योंकि इनकम जीरो है तो सारा पैसा सेव होगा। तो इसी तरीके से अगर मुझे सेविंग निकालना होगा तो मैं सेविंग कैसे निकालूंगा, -c बार प्लस 20% ऑफ इनकम, वही -c बार प्लस 20/100 इंटू वाई, 20/100 यानी एमपीएस इंटू वाई। तो आपका सेविंग निकालने का फॉर्मूला बन गया -c बार प्लस, अगर एमपीसी को बी लिखा गया है तो एमपीएस को लिखा जाएगा 1 माइनस बी, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। समझ गए? तो अब आप किसी भी लेवल पे कंजम्पशन और किसी भी लेवल पे इनकम निकाल सकते हो इफ यू हैव एमपीसी एंड एमपीएस इन योर हैंड। वाह, समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? चलिए, तो बालकों आज की कक्षा को यहीं दे देते हैं पूर्ण विराम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको अपन अगले चैप्टर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना? ये 3-4 टर्म है पर ये नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा रिलेटेबल है, तो इसको वहीं कवर कर लेंगे। जाने से पहले अगर अब तक आप लोग इंडियन इकोनॉमी की हमारी एनिमेटेड वीडियो नहीं देख रहे हो, पूरी कहानी बना के इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं, वो नहीं देख रहे तो जाके जरूर देखना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। साथ साथ में मतलब पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग, ये अगर आप लोगों ने नहीं ली है तो ले लेना, मैक्रो इंडियन, और अगर आप आरबीएससी बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड से हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे भी और अब अमेज़न पे भी, ठीक है? जाके लीजिए, ये नोट्स की पुस्तकें हैं, इतनी सी में सब कुछ है। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर पेपर, एमसीक्यू, असर्शन, ये सब कुछ इसमें काउंट कर रखा है। तो भैया जाने के लिए, लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हजारों बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, आपका इंतजार रहेगा तक के लिए।